इसमें हमारे पास देखिए नंबर 7 भी आता है, कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी, जिसको सीडीसी कहते हैं। ये कमेटी इस एक्ट के थ्रू बनेगी जो डिस्पोज ऑफ करेगी कंप्लेंट्स को रिलेटिंग टू हज एंड उम्रा, जो हज एंड उम्रा के से रिलेट करेंगी कंप्लेंट्स, उसको ये रिजॉल्व करेगी और हल करने की कोशिश करेगी और डिस्पोज ऑफ करेगी। डिसीजन मीन जो एक ऑर्डर पास होगा या डायरेक्शन जो कंसर्न डिवीजन पास करेगी एपलेट कमेटी और सीडीसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, जो इसके एक्ट के मुताबिक होंगे या इस एक्ट के तहत जो रूल्स बनेंगे उसके उसके हिसाब से जो अगर डिसीजन बनेगा जो सीडीसी देगी या एपलेट कमेटी देगी, उस उसका मतलब कि जो होगी डिसीजन, उसको हम डिसीजन कहेंगे। डिफॉल्टर मतलब कोई भी कंपनी या सीईओ जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर किसी भी हज या उम्रा कंपनी का, या कोई एक बंदा जो कमिटेड करता है वायलेशन को इस एक्ट का, जो इस एक्ट का वायलेशन है वो करता है, और जो रेगुलेशन बनाएंगे इस एक्ट के तहत या इसके रूल्स बनाएंगे उसको वायलेट करता है, उसको हम कहेंगे डिफॉल्टर। ठीक है, उसने मतलब इस एक्ट को या इसके रूल्स को या इसके रेगुलेशन को नहीं माना या वायलेट किया कहीं पे भी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एक बंदा हो, या उसका मालिक हो, कोई भी हो, उसे हम डिफॉल्टर करेंगे समझेंगे। डिवीजन कंसेंट मतलब कि वो डिवीजन जो इस एक्ट के तहत बनाई गई हो, स्टैंड्स एलोकेटेड, और उसको एलोकेट किया गया हो, बताया गया हो क्या, देखिए आगे क्या बताया गया है, बताया गया हो। ठीक है, उसके बाद डोनेशन हैं। डोनेशन मतलब सम टू बी रिसीव्ड और ट्रांसफर टू द फंड्स एट डोनेशन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन अंडर दिस एक्ट। मतलब डोनेशन वो कि कोई भी पैसे जो हैं वो जो रिसीव हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या ट्रांसफ़र किए फंड्स में डोनेशन के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इस या किसी पर्सन को भेजे इस एक्ट के तहत, उसको हम डोनेशन कहेंगे। ड्यूज मतलब किसी भी किस्म के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो एक ऑर्गेनाइजर इन रिलेशन टू पिलग्रिम अफेयर्स, जो उसके ऑर्गेनाइजर की तरफ मतलब के आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजर की तरफ मतलब वो खड़े होते हैं, मतलब उसके ऊपर अगेंस्ट उसके ऊपर मतलब कि उसको देने हैं, पे करने हैं कोई भी ड्यूज। फी मींस कि जो चार्ज करता है डिवीजन कंसर्न फॉर एनलिस्टमेंट और लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन और अथोराइजेशन और प्रोसेस और एनी सर्विस अंडर दिस एक्ट, किसी भी किस्म की जो फीस चार्ज करता है कंसर्न डिवीजन, ठीक है, लाइसेंस के लिए देने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए या अथोराइज करने के लिए या प्रोसेस के लिए या किसी भी सर्विस के लिए इस एक्ट के तहत, उसको हम फी कहेंगे। फंड कहेंगे हज ऑपरेशंस फंड या उम्रा फंड, या किसी भी किस्म के जो फंड बनाए गए इस एक्ट के तहत उसको हम फंड कहेंगे। ग्रांट्स कहेंगे हम उसको जो हम रिसीव करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे इन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के लिए हज ऑपरेशन फंड्स के लिए, उसको हम ग्रांट कहेंगे। मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने कोई पैसे दिए या प्रोविंशियल ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन ने हज ऑपरेशन फंड्स के लिए पैसे दिए या जो ट्रांसफ़र हुए उसको हम ग्रांट कहेंगे। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जिसको हम कहेंगे वो कंपनी होगी जो ड्यूली लाइसेंस होगी, रजिस्टर्ड होगी इस एक्ट के तहत, जो लोगों को हज या उम्रा सर्विस देगी, उसे कहेंगे हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर। हज पैकेज कहेंगे उसको जो हज या उससे उसमें शामिल जो भी फैसिलिटीज़ जो कैबिनेट की तरफ से या गवर्नमेंट हज स्कीम की तरफ से या किसी भी डिवीजन की तरफ से कंसर्न हो, चाहे वो फॉर प्राइवेट हज स्कीम अंडर दिस एक्ट, मतलब प्राइवेट हज स्कीम में हो इस एक्ट के तहत, उसे हम क्या कहेंगे हज पैकेज। ठीक है, वो पैकेज जो प्राइवेट भी लोग मतलब दिए गए हो हज का पैकेज हो कंप्लीट, लेकिन वो कैबिनेट से अप्रूव्ड हो, हज स्कीम के तहत हो और डिवीजन कंसर्न की तरफ से हो, लेकिन वो प्राइवेट के लिए हो। लाइसेंस मींस कोई भी इजाज़त या कोई भी सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन का दिया गया डिवीजन ने एक कंपनी को कि वो अपनी सर्विसेज दे सके हज और उम्रा की, उसको कहेंगे लाइसेंस। ऑर्गेनाइजर हम या और सर्विस प्रोवाइडर हम कहेंगे मींस डिवीजन कंसर्न पर्सन और कंपनी, कोई भी जो कंसर्न पर्सन है या कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड है विद द डिवीजन, डिवीजन के साथ फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या होगा उसका, हज या उम्रा सर्विसेज प्रोवाइड करना हाजियों को। प्रिस्क्राइब मतलब कि वो रूल्स या रेगुलेशन जो इस एक्ट के तहत बताए गए हो या इस एक्ट के तहत बताया गया है, इसके साथ इसके जैसा कोई भी केस हो उसमें। रिकॉर्ड का मतलब ये होगा कि जो अकाउंट होगा, जो बुक होगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी, टेबल चार्ट्स होंगे, इनवाइसेस होंगी, या जो भी लेटर और एग्रीमेंट होगा, वाउचर होंगे, प्लान, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आप देंगे, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिटर्न में हो, डिजिटल में या इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में हो, उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे।
रेगुलेशंस कहेंगे उसको, जो रेगुलेशंस बनेंगी इस एक्ट के तहत। रूल्स मींस वो रूल्स जो इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट, जिसको एसपीए भी कहा जाएगा, वो साइन होगा, एग्जीक्यूट होगा और कंक्लूड होगा डिवीजन के दरमियान और कंपनी के दरमियान जो हज या उम्रा सर्विस देती हैं। हज और उम्रा ऑर्गेनाइजर्स और यूजीओ का मतलब होगा कि ड्यूली साइन लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड लोग जो एनरोल करेंगे डिवीजन के साथ। ठीक है। यहाँ पे आप सारे पूछ रहे होंगे कि डिवीजन क्या है, तो मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ। डिवीजन आपका शुरू में ही आपको बताया गया था, डिवीजन क्या है। डिवीजन कंसर्न मतलब टू विच बिजनेस ऑफ दिस एक्ट स्टैंड्स एलोकेटेड, जिसको ये एक्ट जो है एलोकेट किया गया है। डिवीजन मींस द डिवीजन टू विच बिजनेस ऑफ दिस एक्ट स्टैंड्स एलोकेटेड। ठीक है। तो मतलब जिसको ये सारा का सारा बिजनेस एलोकेट किया गया है, किसको एलोकेट किया गया है, मिनिस्ट्री को किया गया है, किसको किया गया है, ये डिवीजन है। डिवीजन जो उसका होगा। ठीक है, आपके सामने ये सारा आ गया। हज एंड उम्रा पॉलिसी प्लान क्या है इसमें? इसमें हमारे पास ये है कि जो एलोकेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी हज के कोटा की, हज एक्सपेंसेस की या पैकेजेस की या सिलेक्शन ऑफ वेलफेयर ट्रेनिंग स्टाफ की, वो होगा इसमें। इसके सब सेक्शन 1 जो बता रहा है वो पॉलिसी के बारे में बता रहा है। जो सेक्रेटरी को, जो कि सेक्रेटरी होगा और डिवीजन कंसर्न का, वो हेड करेगा और कम से कम उसके 9 मेंबर होंगे। ठीक है। कौन होंगे? एक तो क्या करेगा, हेडेड बाय सेक्रेटरी। ठीक है। और डिवीजन कंसर्न, जो उसका डिवीजन कंसर्न होगा वो उसका, और कम से कम उसमें 9 मेंबर होंगे। अपॉइंट कौन करेगा उसे? उसे अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है। और मैनर कौन सा, जो वो बताएंगे, प्रिस्क्राइब मैनर में होगा। तो ये आपका की इन्फॉर्मेशन है। इसमें से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जो पॉलिसी कमेटी बनेगी, उसके चेयरमैन कौन होगा? उसके चेयरमैन सेक्रेटरी होगा। और उसके मेंबर कितने होंगे? उसके मेंबर 9 मेंबर होंगे। और बनाएगा कौन, उन्हें सेलेक्ट कौन करेगा? उसे सेलेक्ट फेडरल गवर्नमेंट करेगी। कितने टाइम के लिए कर सकती है? 3 साल के लिए कर सकती है। और कैसे करेगी? प्रिस्क्राइब मैनर में, जो भी वो प्रिस्क्राइब करें उस हिसाब से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसेक्शन 3 इसमें बता रहा है, इसका 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास द हज पॉलिसी प्लान अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो इसे अप्रूव कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी और नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में। जो इसकी कंसर्न डिवीजन होगी, जो जिसकी डिवीजन का काम होगा वही करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट हज स्कीम पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो भी है इस एक्ट में, इस डिवीजन कंसर्न हैव द अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज, जिसको भी इन्होंने अथॉरिटी दी है वही इसे ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है। एग्जीक्यूट करेगा और मैनेज करेगा हज अफेयर्स को। इंडिपेंडेंट ऑपरेटर अंडर हज गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑपरेटर होगा लेकिन हज गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू काम करेगा। उसके बाद हज पॉलिसी एंड प्लान हमारे पास आते हैं। पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक्सक्लूसिव पावर होगा कि वो किसी को भी इशू करें, लाइसेंस ग्रांट करें, रिन्यू करें, एक्सटेंड करें, उसमें चेंजेस लेके आएँ, उसको सस्पेंड कर दें, उसको रिव्यू में रखें, या उसको दोबारा इशू करें, या उसको रिसाइन कर दें लाइसेंस को, किसी भी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ, या फाउंड ड्यूली क्वालिफाइड मतलब या कोई भी पर्सन हो जो ड्यूली क्वालिफाइड हो, डिवीजन कंसर्न उन्हें लाइसेंस दे सकती है। ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है वो उसे लाइसेंस दे सकती है, ये सारी चीज़ें कर सकती है जो यहाँ पे हमने बताई। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगा वो प्रिस्क्राइब मैनर जो वो बताएगा उस मैनर्स में, कि आफ्टर सर्विंग a show cause notice and providing the opportunity of being hired, suspend or rescind a license of an HGO on the grounds of violation of any provision of this act। मतलब कि एक अथॉरिटी जो होगी वो उसे शोकास देगी और उसे अपने हक को, अपनी बात को बयान करने के लिए एक मौका देगी, जिसके बाद ही वो उसको सस्पेंड करेंगे या उसको रिवॉक करेंगे लाइसेंस को, या ख़त्म करेंगे अगर कोई एचजीओ जो होगा वो वायलेशन करेगा इस एक्ट की, या इसके रूल्स की, या इसके रेगुलेशन की, या इसके टर्म्स एंड कंडीशन की जो उसे लाइसेंस के दौरान दिए गए हो। और क्या करेगा?
और वो क्या करेगा, इन कैश एंड फॉरफिट हिज एंटायर और पार्ट ऑफ और बैंक गारंटी एंड सच वायलेशन। उसकी जो पेमेंट दी गई होगी उसमें, तो वो उसको भी क्या कर सकता है, वो उसको ख़त्म भी कर सकता है, उसको निकाल भी सकता है थोड़ा सा या पूरा मुकम्मल, अगर उसकी गारंटी में जो उसने अपना दिया होगा बैंक के दौरान, उसने अपनी अमाउंट जो उसने वहाँ पे रखा होगा एज ए गारंटी, निकाल सकती है। ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, डिवीजन कंसर्न जो है वो मेंटेन करेगी तमाम लाइसेंस जिसको उन्होंने इशू किए हैं, वो इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन लाइसेंस सस्पेंडेड और रेसिडेंट। ठीक है, मतलब वो लाइसेंसेज जो उन्होंने सस्पेंड कर दिए या फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए उसको ख़त्म कर दिया। हज ऑर्गेनाइजर्स जो होंगे वो लाइसेंस होंगे इस एक्ट के थ्रू, और उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी डिवीजन से कि वो अपनी सर्विसेज को ख़त्म करना चाह रहे हैं या किसी और को देना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट देना चाह रहे हैं, या शेयर्स जो हैं वो दोबारा से किसी बिजनेसेस के, या जो उसमें एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, या किसी भी किस्म के चेंजेस होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, या उसको रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो वो पहले क्या करेंगे, वो अपनी परमिशन लेंगे किससे, इस डिवीजन से या मिनिस्ट्री से, कंसर्न से। और अगर उनके पास ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उनकी सारे के सारे जो ट्रांसफ़र के लिए लायबल चीज़ें होंगी, पेमेंट होगी, वो पहले क्लियर करेंगे, लायबिलिटीज़ अपने डेट आउटस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। उसके बाद ही वो किसी और को अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर एनरोलमेंट क्या होगा, डिवीज़न जो है वो पहले ही प्री क्वालिफाई NHGO को एनरोल करेगी, जो मैनर उसने बताए हुए हैं वो अपने बताएगी बाद में। एलोके अलॉटमेंट ऑफ हज कोटा, हज की कोटा जो होगी वो किसी का राइट नहीं होगा। ठीक है, किसी भी एनजीओ का राइट नहीं होगा, वो हज की कोटा उसको मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। और हज पॉलिसी कमेटी जो होगी उसको पावर होगा कि वो किसको एलोकेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट या रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, या रिवोक करती है किसी की भी हज कोटा अपने मुताबिक। उम्रा की पॉलिसी में ये बता रहा है कि जो अफेयर्स होंगे उम्र के, उम्र पॉलिसी में वो उम्र के एक्सपेंसेस, ठीक है, उम्र पैकेजिंग, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग सब कुछ उसमें सारा का सारा शामिल होता है। उम्र पॉलिसी में सबसेक्शन 1 बता रहा है हमें कि जो भी पॉलिसी कमेटी बनेगी इस एक्ट के तहत वही सब कुछ डिसाइड करेगी, वही बताएगी उम्र पॉलिसी की। उम्र पॉलिसी में यही बता रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट भी नोटिफाई करेगी और डिवीजन कंसर्न भी अपनी ऑफिशियल गजट में बताएगा कि उम्र की पॉलिसी हमारी क्या है। पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, ये किसके अख्तियार है पावर करना, ये कंसर्न डिवीजन का अख्तियार है, जिसको चाहे फिट करे और उसे वो दे सकता है। ठीक है, किसी की भी बैंक की वायलेशंस को वो रिमूव कर सकता है, जो हमने पहले आपसे डिस्कस किया, ये वही चीज़ें हैं। ये मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड भी वही है हमारे पास, क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन हमारे पास भी वही है जो हमने बताया। लाइबिलिटी ऑफ हज एंड उम्रा, लाइबिलिटी क्या होगी कि जो ऑर्गेनाइजर किसी भी एक्ट, कमीशन या ओमिशन या नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट पे चला जाएगा इस एक्ट के तहत, अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएगा, या उसके जो अफेक्टीज हैं, जो लोग हैं, उनको कोई तकलीफ या परेशानी पेश आएगी HGO के हवाले से, या वो एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है परफॉर्मेंस ऑफ हज या उम्रा में, तो वो उस लाइबिलिटी में शामिल होगा कि वो लायबिल होंगे उस चीज़ को फुलफिल करना, कंपनसेट करने के लिए। पावर्स इन कंपोजिशन ऑफ CDC का पावर क्या होगा, वो 4 मेंबर्स, यहाँ पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे वो क्या 4 मेंबर्स होंगे CDC के। एक ऑफिसर होगा उनका, ठीक है, CDC का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ 20 ग्रेड या उसके बराबर का एक ऑफिसर होगा जो ये सारा का सारा देखेगा। ठीक है, सारा का सारा क्या देगा, 20 ग्रेड का अफसर है उसका होगा, जो डिस्पोज ऑफ करेगा तमाम कंप्लेंट्स को जो इसकी वायलेशन करेंगी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हज और उम्रा रिजल्टिंग इन हार्डशिप ऑफ द पिलग्रिम्स। जो वो लोग होंगे उनकी परेशानी और तकलीफ को अगर उनको आएगी, तो वो सारा का सारा एक ग्रेड 20 का जो ऑफिसर होगा वही उसको चेयर करेगा, चेयरमैन होगा, और 4 उसके मेंबर्स होंगे। CDC के पास ये पावर होगा इस एक्ट के तहत या इसके जो रूल्स बनेंगे उसके तहत कि वो अपनी कंप्लेंट्स को डिसाइड करें, जैसे उसको, जैसे वो इस एक्ट के तहत होंगे या रूल्स के तहत होंगे। एपिलेट कमेटी जो बनेगी उसमें 3 मेंबर्स होंगे और एक ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ 21 और इक्वलेंट टू हेयर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ CDC। मतलब कि कुछ लोग जो होंगे, जो मिसाल के तौर पे आपके सामने एक अपील आ गई कि एक जो हाजी था उसने अपनी कंप्लेंट दी CDC को
कि देखें इसने, जो हज ऑपरेटर है, इसने मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, ये कि यहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टीज आई, एकोमोडेशन इसने मुझसे कमिटमेंट किया क्लास ए का और इसने मुझे क्लास सी दे और डी दे दिया, और मैं और मेरी फैमिली ने सफ़र किया। तो वो क्या करेगा, सीडीसी ने उसे कहा कि इसने ये ऐसा किया है, वायलेट किया है उसने, और उसने डिसीजन दे दिया कि आप इसको कंपनसेट करें, ठीक है, इस हाजी को या इस उम्रे करने वाले को। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो एचजीओ होगा उसने क्या किया, उस कंप्लेन को लेके कहीं आगे चला गया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो एपलेट कमेटी की तरफ चला गया, या फिर कोई हाजी होगा जिसको सीडीसी में कंप्लेन दी होगी और वो उसकी कंप्लेन वहाँ पे नहीं सुनी गई होगी, उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और इसने आपको दिया है। और तो क्या करेगा, वो भी यहाँ पे आके कंप्लेन कर सकता है कि जिसमें 3 मेंबर होंगे और एक कमेटी का चेयर करेगा एक ऑफिसर होगा, और वो कम से कम 21 ग्रेड का ऑफिसर होगा या उसके बराबर होगा, जो उसकी कंप्लेंट सुनेगा और डिस्पोज ऑफ करेगा, जो सीडीसी का डिसीजन होगा। सीडीसी ने अगर उसको कंपनसेट किया है तो वो, अगर नहीं किया तो वो, दोनों में वो कर सकते हैं, सीडीसी की जो भी कम होगी डिसीजंस उसको वो सुनने के बाद अपना आगे प्रोवाइड कर सकता है अपने डिसीजंस। उसके बाद हम आगे चलते हैं, पेनल्टी। सीडीसी जो है वो पेनल्टी किसी भी एचजीओ पर दे सकती है अगर वो वायलेट करते हैं एग्रीमेंट को जो उन्होंने कमिट किया है। मेजर पेनल्टी में उनकी परमानेंट या टेम्पररी ब्लैक लिस्टिंग है, ठीक है, उनकी सस्पेंशन है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस है, या उस लाइसेंस को ख़त्म करना है फॉर स्पेसिफिक पीरियड कुछ टाइम के लिए, या उनकी हज की कोटा को कम करना है जैसे उस सीडीसी ने डिसाइड किया होगा उस हिसाब से, या उसको जो है परफॉर्मेंस की गारंटी के मुताबिक उनके जो गारंटी है उसको उन्होंने क्या किया होगा, उसको इनकैश कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं जो उनकी गारंटी दी हुई है उन्होंने, ठीक है, बैंक्स में। माइनर पेनल्टी में क्या शामिल है कि रिडक्शन ऑफ लेस देन 5% कोटा, उनकी कोटा का जो होगा वो 5 या उससे कम परसेंट जो होगा वो कम कर सकते हैं जैसे सीडीसी बताएगा, या फाइन कर सकते हैं वायलेशन पर, या उन्हें वार्निंग दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम ये क्लॉज जो एग्जैक्ट दिए गए हैं उसको आपने फॉलो करना है, नेक्स्ट टाइम वायलेट नहीं करना, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, फाइन भी कर सकते हैं, वार्निंग भी दे सकते हैं और उनकी कोटा भी कम कर सकते हैं। ये कंपनसेशन के साथ साथ है। पेनल्टी में क्या होगा, और फर्दर में ये है अथॉरिटी भी होगी कि वो कंपनसेशन भी जो उनका होगा वो उनको देंगे टू द क्लेम, जितने उन्होंने क्लेम किए उस तक, दैट हैपन्स टू बी प्रूव्ड, अगर वो ठीक होंगे तो। अगर उन्होंने कंप्लेन में बताया कि हमारे 5 लाख इनके ऊपर होते हैं और उन्होंने हमें वो नहीं दिए, और इन्होंने हमें उतना फैसिलिटेट नहीं किया, इन्होंने हमसे 11 लाख लिए और उन्होंने हमें हज का जो प्रोवाइड किए सर्विसेज वो सिर्फ बनती कितनी 6 लाख की बनती है, तो 5 लाख इन्होंने हमसे एक्स्ट्रा ले लिए। अगर वो प्रूव कर गए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें वो 5 लाख वापस हो जाएंगे। उसके बाद अपील आती है, अगर कोई कम पर्सन या कंपनी जो है वो कोई ऑर्डर या डिसीजन देता है सीडीसी के खिलाफ, तो विद इन 30 डेज क्या होगा, उस रिसिप्ट को लेकर डिसीजन को प्रेफर करेगा वो अपीलेट कमेटी की तरफ, जो मैंने आपको पहले बताया, जो वो सुनने सुनने के बाद अपना 30 डेज के बाद अपील विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग एक्सटेंडेबल फॉर नॉट मोर देन 30 डेज विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी अगर वो अप्रूवल दे तो उससे 30 डेज आगे जा सकता है, अदरवाइज उन्हें 30 डेज जब तक उन्हें रिसीव हो गई, फाइल हो गई कंप्लेन, मिसाल के तौर पे वो फर्स्ट को होती है 1 जनवरी को, तो 30 जनवरी तक उन्होंने उसको सुनने के बाद डिसीजन दे देना है। अगर 30 से आगे जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है उसकी कंसर्न वो उसे अप्रूव करेगा एटलीस्ट कि आप इसको फर्दर जो है 30 डेज या 15 डेज जितनी भी आप एक्सटेंशन दें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको अप्रूवल होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। तो यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से। वो हम आपसे शेयर करेंगे कि हमने एमसीक्यूज कैसे बनाए और आपको कैसे काम देगा। एनी पर्सन एग्रीव बाय एन ऑर्डर और डिसीजन टू द एपलेट कमिटी में विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच और डिसीजन ऑर्डर प्रेफर अपील टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ अप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन। अगर उसे सीडीसी से भी रिलीफ नहीं मिला और उसे एपलेट कमेटी से भी नहीं मिला तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो जो कोर्ट होता है वहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके कोर्ट में जाएगा जो उसकी जुरिसडिक्शन में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं और अपील नहीं कर सकता, वो विद इन 30 डेज उसके बाद जो उसका डिसीजन आ गया और उसके ही 30 डेज के बाद उस डिसीजन के खिलाफ वो किसी कोर्ट में जा सकता है और वहाँ पे जाके अपील दर्ज कर सकता है। मॉनिटरिंग कौन करेगा इसकी, इसकी मॉनिटरिंग जो होगी कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें एचजीओ का पाकिस्तान और उससे बाहर जो भी होंगे उनको वो मॉनिटर करेंगे, ठीक है। डिवीजन जो होगी कंसर्न उसको मॉनिटर करेगी। हज ऑपरेशन फंड्स में क्या होगा, हज ऑपरेशन फंड में एडमिनिस्टर कंट्रोल करेगी कौन,
का अथॉरिटी जो होगी वो, उसका पर्पस होगा हज ऑपरेशंस को फंड और हज ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। वेलफेयर फंड जो होगा हाजियों का, उसको कमेंसमेंट तक दिस एक्ट के शैल ट्रांसफर टू एंड बिकम पार्ट ऑफ द हज ऑपरेशन फंड। जो भी वेलफेयर फंड होगा इससे पहले, जो भी इस एक्ट के बनने से पहले पहले जो था, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और बिकम हज ऑपरेशन फंड, HOF बन गया। टू बी मेंटेन इन सिंगल अकाउंट इन एनी शेड्यूल्ड बैंक, किसी भी जो रजिस्टर्ड बैंक है उसमें उन्होंने एक सिंगल अकाउंट में सारा का सारा फंड ट्रांसफ़र कर दिया और उसको अभी वहीं पे मेंटेन करेंगे। हज ड्यूज जो भी होंगी वो डिपॉजिट करेंगे, जो भी हज या उम्रा करना चाहते हैं स्पेसिफिक ब्रांचेस में, किसी भी बैंक के, पाकिस्तान की जो रजिस्टर्ड बैंक है, शरिया कंप्लायंट अकाउंट जो होगा उनका, जिसमें प्रॉफिट ऑन रिटेंशन ऑफ हज ड्यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स received by the virtue of utilization of services at all direct trade of Hajj in Pakistan and abroad and refundable performance guarantees of the HGO or any other recipients which this division concern may be prescribed shall be deposited in the account maintained for the fund under subsection। ठीक है, इस सेक्शन के तहत वो क्या करेंगे, उसका मेंटेन करेंगे। हज ड्यूज़ जैसे मिसाल के तौर पे एक हज करना चाहता है हाजी, या उम्रा करना चाहता है, कोई भी पर्सन है वो उम्रा करना चाहता है, तो वो किसी भी बैंक में जाएगा लेकिन उसका अकाउंट होगा वो शरिया कंप्लायंट होगा। ठीक है, जिसमें जो भी हज के जो भी ड्यूज़ होंगे उसमें उसका प्रॉफिट भी उसमें होगा, उनका जो कंसर्न है ना प्रॉफिट समेत होगा, जो भी हज प्राइवेट है या कोई भी है, वो फिर मेंटेन करेंगे उस अकाउंट को, उसकी रिसिप्ट को, उसकी यूटिलाइजेशन को कि हमने कैसे यूटिलाइज़ किया, इसको कौन सी सर्विसेज दी, या डायरेक्टरेट ऑफ हज इन पाकिस्तान में या अब्रॉड में जो भी होंगे वो उसकी परफॉर्मेंस की देखेंगे। और कंसर्न डिवीज़न को वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे वो उसके अकाउंट में क्या कितने पैसे आए, कितने मेंटेन किए और कितने इस फंड्स में यूज़ हुए, वो सब देखेंगे उसमें इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर जो बनेगा कंसर्न हज ऑपरेशन फंड का शैल बी मेड इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब, जैसे वो बताएंगे वैसे ही। उमरा फंड इसमें यह है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी, सर्विस चार्ज होगी, फ़ाइन और कोई भी अदर देन दिस रिसिप्ट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो सारी चीज़ें इसी में शामिल हैं एक्सपेंडिचर उमरा फंड में। वो वैसे जैसे बताएंगे वैसे ही, मतलब वो अपना हर कोई अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकता है। बैंक अकाउंट्स जो भी होंगे वो एक शेल ओपन एंड मेंटेन अकाउंट इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन और शरिया कंप्लायंट बैंक अकाउंट एंड कैजुअल बैंक शेड्यूल बैंक फॉर वेरियस फंड्स अंडर दिस एक्ट एंड बैन रिक्वायर्ड विद इन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिवीजन। जो भी बैंक अकाउंट बनेंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन और शरिया कंप्लायंट बैंक अकाउंट बनेंगे, ठीक है, किसी भी रजिस्टर्ड बैंक में, जो इस एक्ट के तहत बनाई जाएंगी। और जब भी रिक्वायर होगा उसमें प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिवीजन की अप्रूवल उसमें चाहिए होगी अकाउंट्स ओपनिंग के वक्त। Investment of fund, the division concerned shall invest in Sharia compliant mode and any surplus amount from the fund in such manner may be prescribed with the approval of the finance division। मतलब ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड होगी, जो अगर सबके जमा होते हैं पैसे एक साथ एक अकाउंट में गवर्नमेंट के, तो वो क्या करेगी, वो उसे कहीं पे भी शरिया कंप्लायंट मोड में इन्वेस्ट करेगी और उसमें से जो भी बनेंगे पैसे वो अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिवीजन, ठीक है, बनेंगे और उसको वैसे यूटिलाइज करेंगे जैसे उनको अप्रूवल मिलेगी। वो मतलब इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को। ऑडिट अकाउंट ऑफ द फंड, इसमें वो अकाउंट्स और ऑडिट होगी जो आर्टिकल 169 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक है, उसके हिसाब से ये आर्टिकल्स के तहत जो है इसकी एनुअली ऑडिट बनेगी, इस अकाउंट्स की जो भी बनेंगे जो ऑडिट होगी। इंडेमनिटी, जो नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शेल बी lie against the federal government or any of its officers and officials in respect of anything done or intended to be done in good faith under this act or rules regulations made thereof। मतलब कि किसी भी कानूनी अफसर के खिलाफ जो भी पर्सन होगा, ऑफिसर होगा या ऑफिशियल होगा, जिसने गुड फेथ में काम किया होगा, उसके खिलाफ कोई भी जो सूट होगा या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो नहीं होंगी। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के अगर वो इस एक्ट के तहत आते हैं, ठीक है, उन्होंने गुड फेथ में काम किया होगा, तो फिर उनके लिए कोई भी कानून में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। ये लॉ ने प्रोटेक्ट करता है। रिकवरी ऑफ एरियर्स, ऑल अमाउंट्स विच आर रिकवरेबल फ्रॉम HGO शैल बी रिकवर्ड एज पर प्रिवेलिंग लॉ ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जो भी कानून बनाया जाएगा, अगर किसी की तरफ एरियर्स रहते हैं HGO की तरफ, तो वो इस एक्ट के थ्रू रिकवर भी होंगे। सेक्शन 16 हमें क्या बता रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिसेज, जो कंसर्न डिवीजन है वो अपनी होस्ट कंट्री में अपना पाकिस्तान की ऑफिसेज बनाएगी, जो पर्पस ऑफ दिस एक्ट का कैरी आउट करेगी, इसका मकसद कैरी आउट करेगी।
पावर टू मेक रूल्स, फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में इसके रूल्स बनाने का इख्तियार रखता है। जो कंसर्न डिवीजन है वो इसमें रूल्स बनाएगा। आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, इसके साथ ही बनाएगा, इससे मिलते इसमें से ही रूल्स बनाएगा। ऐसे नहीं होगा कि अलग से वो अपने कुछ और रूल्स बनाए जो इससे कंसिस्टेंट ना हो, इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, इससे कंसिस्टेंट होने चाहिए। जो इंटरनल मैटर्स सारे देखें जो ज़रूरी हों, और जो भी चीज़ें हैं उसको टाइमली वो कैरी आउट कर सके, जैसे इस एक्ट का पर्पस फुलफिल हो। ओवरराइडिंग इफेक्ट, इस एक्ट को विद इफेक्ट नॉट विट एनीथिंग कंटेन एनी अदर एक्ट फ्रॉम द टाइम बीन इन फोर्स। इसका जो एक्ट होगा उसका इफेक्ट जो होगा किसी और चीज़ के साथ कंटेंट नहीं होगा, किसी भी अदर लॉ के साथ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। जब ये टाइम ये इन्फोर्स हो जाएगा तो इस एक्ट को किसी और के साथ ये विद स्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। ओवरराइड नहीं कर रहा मतलब कि कहीं और कोई कानून कह रहा हो, यहाँ और कोई कह रहा हो, तो मतलब ये जो कानून कहेगा ये गेम इनटू फोर्स होगा, ठीक है, यही गेम इनटू फोर्स होगा और किसी और के साथ ओवरराइड नहीं करेगा। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज, अगर किसी इस कानून के तहत किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या किसी भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को कोई इनकन्सिस्टेंसी फेस हो रही है, या वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी मामलात आ रहे हैं, ठीक है, इफेक्ट आ रहे हैं इस एक्ट के तहत, तो वो कोई ऑर्डर निकाल सकता है, लेकिन वो इस एक्ट के साथ हो जिससे वो मामलात या वो प्रॉब्लम्स हल हो सके और इस प्रॉब्लम्स ना हो। And section 31 savings, anything done under anything done, action taken, appointments made, orders passed, rules scheme made, notification issued or purported to have done, anything passed, made or issued before commencement of this act shall be deemed to have been done, taken, made, passed or issued under this act shall have effect accordingly। जो पहले हो चुके सो हो चुके, ठीक है, उनको वैसे एज इट इज़ उनको छोड़ दिया, लेकिन अभी जो पास होंगे वो इस एक्ट के थ्रू होंगे और इसी एक्ट के तहत जो होगा वो सारा कुछ जो भी होगा वो मामलात उनके चलेंगे, ठीक है। तो जो पहले हो चुके हैं उनको उन्होंने वो ख़त्म, मतलब ख़त्म नहीं, मतलब कि वो एज इट इज़ उसको उन्होंने कमेंसमेंट से पहले जो थे वो डीम टू हैव बीन डन, मतलब कि वो तो हो चुके हैं जो भी थे वो डीम टू हैव बीन डन, मतलब कि वो डन है, ठीक है। उसके बाद अब जो होंगे पास होंगे, जो भी ऑर्डर्स, जो भी इश्यू होंगे, जो भी मामलात होंगे वो सारे के सारे इस एक्ट के तहत होंगे, ठीक है। तो इस एक्ट के जो सेक्रेटरी था जिसने ये अप्रूवल दी वो थे सैयद हसनैन हैदर शाह साहब, सेक्रेटरी थे जिन्होंने गजट पास की। और उसके बाद ये जो लिंक है आपको सेनेट का ये मिल जाएगा डॉक्यूमेंट जिसमें ये अवेलेबल है आपके पास सामने, ये लिंक है। तो यहाँ पे आपका ये एक्ट कंप्लीट होता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव जो वुड हैव बीन, आपको ये कुछ बेहतर लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ से फ़ायदा लिया होगा। और अगर आपको फर्दर इसमें कोई चीज़ें चाहिए तो काइंडली आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ बने हैं हमारे पास वो हम अभी इसके साथ ही अपलोड कर देंगे, तो आप काइंडली देख लें। और इसका जो क्विज़ होगा वो काइंडली आप ज़रूर अटेंड करेगा, जिससे आपको उसमें बेनिफिट हो और आपकी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको फ़ायदा पहुँचाएँ और आपको टेस्ट में हेल्पफुल रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच for being with us and stay blessed and best wishes for your test. Take care. Allah Hafiz.